रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था यार। चलिए हम लोग एक बार फिर से सारे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप को देखते हैं। देखिए मैंने सारा स्टेप लिख दिया है। ग्लूकोज पहले एंटर करता है फर्स्ट स्टेप में। ग्लूकोज का होता है फास्फोराइलेशन। एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर इस दौरान कौन सबस्ट्रेट है। मैं कहता हूं कि दोनों ही सबस्ट्रेट है। क्यों दोनों ही सबस्ट्रेट है? एटीपी भी यहाँ पर लग रहा है, ग्लूकोज भी लग रहा है, दोनों ही सबस्ट्रेट है। ग्लूकोज में पहले डार्क रिएक्शन से एनर्जी आई थी। कहां से एनर्जी आई थी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एनर्जी आई थी। वो एनर्जी कैसे आई? आपको मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था। वो एनर्जी भगवान के घर से आई थी। फाइनली ग्लूकोज में कंजर्व हुई थी सीएच बॉन्ड के फॉर्म में। आज इस एटीपी के पीएच बॉन्ड को तोड़ के वो एनर्जी फिर कंजर्व कराई गई ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो इस दौरान सबस्ट्रेट एटीपी भी है और ग्लूकोज भी है। ये बात ध्यान रखना है कि सबस्ट्रेट एटीपी भी है और ग्लूकोज भी है। और अब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गई? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गई। किसके प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में। अंडरस्टूड है? यहाँ मैग्नीशियम प्लस 2 क्या रहा होगा? कोफेक्ट कर रहा होगा। एटीपी किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी में। ग्लूकोज 6 कार्बन का था तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन करेगा। अब उस पर एंजाइम गिरेगी कौन? आइसोमेरेज। आइसोमेरेज का काम क्या काम है? बस उसके आइसोमर में कन्वर्ट कर देना। आइसोमर कौन है उसका? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है। तो ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी क्या है? 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। और इस दौरान आप इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को बोलते हैं एक्टिवेटेड शुगर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटीपी से इसमें फॉस्फेट लाके एनर्जी दी गई है। अभी मैंने आपको सिखाया, इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड शुगर। अब फास्फोफ्रक्टोकाइनेज आया तो काइनेज सुनते ही क्या? एटीपी का मतलब कि फॉस्फेट का ट्रांसफर। तो यहाँ पे फॉस्फेट कौन देगा? एटीपी अपना फॉस्फेट। यानी कि यहाँ पे एटीपी और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट दोनों ही सबस्ट्रेट है। एटीपी अपना फॉस्फेट दे देगा किसको? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को। तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। इस दौरान को फैक्टर कौन रहा होगा? मैग्नीशियम प्लस 2 रहा होगा। तो इस दौरान क्या हो गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को जब एनर्जी मिल गया, फॉस्फेट और मिल गया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो गया। बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब आया एल्डोलेज। एल्डोलेज क्या करेगा? इस 6 कार्बन एक्टिवेटेड शुगर, इसको भी एक्टिवेटेड शुगर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें भी अभी जस्ट एटीपी की एनर्जी जोड़ी गई है। 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर जो एक्टिवेटेड शुगर है उसको तोड़ देंगे दो अलग अलग मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर में, एक इधर और एक इधर। और ये जो शुगर होगा दोनों आपस में एक दूसरे का आइसोमर होगा, इसलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे में आइसोमराइज होते रहते होंगे। एक का नाम है क्या? पागल, PGAL फॉस्फोग्लिसराइड। एक का नाम क्या है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फिनॉल, धाप। और ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, इसीलिए ये धाप इसमें कन्वर्ट होता रहा होगा और पागल इसमें कन्वर्ट होता रहा होगा। ये दोनों होते रहता है। ठीक है, कुल मिला के अब जब सारे धाप कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? पागल में, तो 2 मॉलिक्यूल पागल हो जाएंगे। और अब इस दौरान क्या होगा? बस कुछ नहीं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़े जाएंगे। किसमें? पागल में। कहां से आएगा? साइटोप्लाज्म से आएगा। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पागल के लिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़े जाएंगे। तो अब ये जो 3 पागल था, ये इसके पहले 3rd कार्बन पे था क्या? फॉस्फेट ग्रुप। अब ये 3 पागल कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाय पागल, 1,3 बाय पागल। और ये 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर है। ये 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर मतलब एल्डिहाइड है। और ये 2 मॉलिक्यूल इसका बनेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल 3PGAL में 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़े गए। इस दौरान PGAL का क्या हो गया? फिर से फॉस्फोराइलेशन हुआ है। लेकिन ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है, ना ही इस दौरान कोई एटीपी कंज्यूम हुआ है, कुछ नहीं है। ना एटीपी बन रहा है, ना एटीपी कंज्यूम हो रहा है। बस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म के जोड़े गए हैं। ठीक है, H3PO4 से वो फॉस्फेट आया, मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट स्टेप है डिहाइड्रोजन एंजाइम। मजा आ गया आपको इस स्टेप पे? तो इस स्टेप पे NAD कन्वर्ट हो गया NADH2 में। और इस दौरान किसी का ऑक्सीडेशन, क्योंकि NAD का हो गया रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन हो गया आपके इंटरमीडिएट का 1,3 बाइपागल का। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल 1,3 बाइपागल थे तो 2 मॉलिक्यूल NAD कंज्यूम हुए होंगे। और 2 मॉलिक्यूल NAD जब कंज्यूम हुए होंगे तो 2 मॉलिक्यूल NADH2 बने होंगे। तो इस दौरान 4 हाइड्रोजन छीन लिए गए 2 मॉलिक्यूल 1,3 बाइपागल से। डिहाइड्रोजन एंजाइम ने काम किया। तो जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है। तो यहाँ बन क्या गया? बन गया 1,3 एसिड, यानी कि 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड है और इसका भी 2 मॉलिक्यूल बना होगा। अब आए ट्रांसफॉस्फोराइलेज। और यहाँ पे ट्रांसफॉस्फोराइलेज ने क्या किया? इसका फॉस्फेट, यहीं पर एक बच्चे को भी कंफ्यूजन हो रहा था, सर यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो आप इस स्टेप में यहाँ पर आप बता रहे थे कि एटीपी अपना फॉस्फेट दे रहा है ग्लूकोज को और काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और यहाँ बता रहे हैं ट्रांसफॉस्फोराइलेज है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉस्फोराइलेज फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा है, तो एटीपी से नहीं करेगा। अरे क्यों? किसी एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में करना है ना। तो यहाँ पर एडीपी सबस्ट्रेट है
और 13 बाय पीजीए सबस्ट्रेट है, तो एडीपी में 13 बाय पीजीए का एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो एटीपी बन गया। 2 मॉलिक्यूल ऑफ 13 बाय पीजीए का काम ये हुआ तो 2 मॉलिक्यूल एडीपी कंज्यूम हुआ तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी बन गया। और इस दौरान इसको आपने बोला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इस दौरान जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ये क्यों है वो मैंने आपको कारण बता दिया है, ठीक है। फिर फाइनली क्या हो गया कि 13 बाय पीजीए अब 3पीजीए में कन्वर्ट हो गया और इसका 2 मॉलिक्यूल बना होगा और ये भी 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड होगा। अब म्यूटेज आया, म्यूटेज का काम ही क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को उसी के दूसरे कार्बन पे लगा देना, तो फॉस्फेट को हटा के उसके दूसरे कार्बन पे लगा दिया, 2पीजीए में कन्वर्ट हो गया और इसका भी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सब आगे अब 2 मॉलिक्यूल चलेंगे। इनोलेज का क्या काम है, डिहाइड्रेशन करा देना, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो गए, तो अब वाटर निकल जाता है इससे, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, 2 मॉलिक्यूल बना होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का क्या हुआ, यहाँ पे काइनेज आया है तो अंडरस्टूड है कि मैग्नीशियम +2 क्या रहा होगा, कोफैक्टर रहा होगा, और यहाँ पे इसमें जो फॉस्फेट दिख रहा है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, फॉस्फेट दिख रहा है, ये फॉस्फेट एडीपी को दे दिया जाएगा तो एटीपी बन जाएगा और एटीपी बन जाएगा इस दौरान, तो ये सबस्ट्रेटेबल फॉस्फोराइलेशन है, मैंने आपको कारण बताया है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीपी का क्या हो रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन, तो 2 मॉलिक्यूल एडीपी का होगा फॉस्फोराइलेशन, तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी बन जाएगा। जब पीपी का हो जाएगा डीफॉस्फोराइलेशन तो यहाँ बन जाएगा क्या, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट उसी को कहते हैं। बोले यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, देखिए यहाँ तक किसी को डाउट क्लियर है? रिएक्शन पहचान जाएंगे देख के, जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे क्या, अरे बोलिए। यस सर। चलिए क्या हुआ, क्या हुआ, कोई दिक्कत? चलिए अब पूछना मुझे है जिससे मैं उससे पूछूंगा। चलो इरहान, मैं जिनसे पूछूंगा वो माइक ऑन करेंगे और बताएंगे, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़िए, ऐसा पढ़ लीजिए कि फिर जीवन में कभी ऐसा ग्लाइकोलाइसिस आप कहीं नहीं पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन इरहान से है, फर्स्ट स्टेप में किसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और किसका डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन सर एडीपी का हो रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन एटीपी का हो रहा है। गलत जवाब, अतीक बताएगा किसका फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और किसका डीफॉस्फोराइलेशन हो रहा है। सच बता रहा है, बहुत बुरी ग्लूकोज हालत है। सर हाँ। ग्लूकोज सर का बताऊं? अरे फॉस्फोराइलेशन तुम हो शांत रहा रहो है यार, और अब तुम शांत रहो, बोलो अतीक। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन और एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन। सही जवाब है। मैंने तुमको बोला ना ईरान, आज क्लास स्टार्ट करते ही बोला मैंने कि तुम्हारे घर के आसपास अगर गटर है ना तो पहले उस गटर का पानी पी लो और फिर उसी गटर में नाक डुबा के मर जाओ। मैंने तो तुम्हें बोला ही, क्लास स्टार्ट होने से पहले बोला कि जीवन में अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो उस गटर में जाके डूब के मर जाओ, पहले पानी पी लेना उसका, ताकि मरने में आसानी रहेगा। बेवकूफ, इतना डिटेल में पढ़ाया और उसके बाद गोबर कर रहा है, पागल। फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट का जोड़ना, और डीफॉस्फोरेशन का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट का हटाना। तो एडीपी में कहां से फॉस्फेट जोड़ा है जी, फॉस्फोरेशन एडीपी का बता रहा है, बेवकूफ। दिन भर घर में खेलता रहता है, पढ़ता लिखता है नालायक। ग्लूकोज का हो गया यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन और एटीपी का, सॉरी ग्लूकोज का हो गया डीफॉस्फोराइलेशन। अतीक तुम भी शायद उल्टा जवाब दिए, तुम ग्लूकोज का क्या बताए, फॉस्फोराइलेशन के डीफॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन ही तो हो रहा है सर ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन, हाँ हाँ ठीक है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन, हाँ ठीक ठीक सही जवाब है तुम्हारा। ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन और एटीपी का डीफॉस्फोराइलेशन। एडीपी बोल रहा है पागल। चलो नेक्स्ट सवाल हर्ष से पूछेंगे। नेक्स्ट सवाल हर्ष बताएगा मुझे, थर्ड रिएक्शन में किसका हो रहा है फॉस्फोराइलेशन और किसका हो रहा है डीफॉस्फोराइलेशन? फ्रक्टोज का हो रहा है फॉस्फोराइलेशन और फ्रक्टोज का हो रहा है, एटीपी का हो रहा है फ्रक्टोज का हो रहा है। यस फ्रक्टोज 6p जो है, यस सर। तुम भी पिटाओगे, फ्रक्टोज का हो रहा है। हाँ, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। और डीफॉस्फोराइलेशन किसका हो रहा है, एटीपी का हो रहा है। एटीपी का हो रहा है। चलो नेक्स्ट स्वाति बताएगी, 6th स्टेप रिएक्शन में
ये रहा 6 स्टेप रिएक्शन। इस दौरान किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन? NAD रिड्यूस हो रहा है और 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अतीक बताएगा इसी स्टेप में ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या बन रहा है और रेड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड प्रोडक्ट NADH2 और आराम से ऑक्सीडाइज्ड हड़बड़ से प्रोडक्ट नहीं, आराम से। आज फ्राइडे नहीं है, आराम से बोलो। रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बन रहा है सर NADH2। अच्छा, ठीक है, और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बन रहा है। इसके बाद वाला स्लाइड लाइएगा सर। हाँ ला लीजिए। 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। और ये याद होना चाहिए कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। नेक्स्ट स्लाइड तुमको हमें सारी प्रेजेंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है? हाँ तो सर ये हुआ। बस। चलो नेक्स्ट तुम बताओगे। सेवंथ स्टेप पे किसका हो रहा है फास्फोराइलेशन और किसका हो रहा है डीफॉस्फोराइलेशन? ADP का हो रहा है फॉस्फोराइलेशन और 1,3 बाय PGA का हो रहा है डीफॉस्फोराइलेशन। हर्ष फिर से सामने आ जाएगा। हाँ हर्ष बताएगा 10th स्टेप पे फॉस्फोराइलेटेड, सुना ध्यान से, 10th स्टेप पे फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट क्या है और 10th स्टेप पे डीफॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए और सभी लोग आंसर सोचेंगे मन में। 10th स्टेप पे फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट क्या है और डीफॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट क्या है? यस ATP सर फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट है। हाँ। और डीफॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड या पायरुवेट है। शाबाश। देखो बाबू मैं पहले ABCD पढ़ाता हूँ, ठीक है? हवा में मैं उड़ने जरूर सिखाता हूँ, लेकिन पहले ये भी सिखा देता हूँ कि जमीन से उड़ना। आज तुम जो इतना कह पा रहे हो ना, पहले मैं स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में तुम्हें समय दिया हूँ। और यही कारण है कि लोग वाग मार्केट में पता नहीं ग्लाइकोलाइसिस में बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, बच्चा को घंटा नहीं पल्ला पड़ता है। तुम्हें ABCD अगर पता होगा ना, तुम ग्लाइकोलाइसिस जो रिएक्शन हो रहा है उसके पीछे का राज समझ पाओगे। अब तब जब तुम बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे ना लाइफ में आगे, तो तुम्हें एक स्टेप का मैकेनिज्म बताया जाएगा, रिएक्शन का मैकेनिज्म। अगर बायोकेमिस्ट्री से काफी हायर स्टडीज तक आगे जाना है तो एक स्टेप रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, वो तुम्हें पढ़ाया जाएगा आगे। और तुम उस टाइम समझ पाओगे उत्तरी के फॉस्फोराइलेशन इसका हुआ, इसका डीफॉस्फोराइलेशन हुआ, यहाँ तक पीएच बॉन्ड टूटने का मैकेनिज्म बताया जा रहा है और प्रोडक्ट में पीएच बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां या रिडक्शन हो रहा है। मतलब तुम चमक जाओगे उस टाइम, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये पूरी स्लाइड चमक जाएगी उस टाइम। अभी तुम्हारे सिलेबस में जितना उस लेवल का मैंने बताया है, ये तो मैंने यहाँ पे नॉलेज बताया ना कि यहाँ से पानी निकल जाता है, इसका भी मैकेनिज्म होता है निकलने का। ये तो म्यूटेड रोटेशन बताया ना, इसका मैकेनिज्म होता है। और जो बच्चे ऑर्गेनिक ढंग से पढ़ रहे होंगे ना, उनको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद इन सारी रिएक्शन को कहीं ना कहीं से उसको पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, पक्का आएगा ऑर्गेनिक। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तो वहां पे आपको पढ़ना ही है। आज पढ़ो नीट में, तब कल पढ़ो बायोकेमिस्ट्री में, पढ़ना तो है ही। लेकिन बायोकेमिस्ट्री में भी काफी हायर स्टडी में जाइएगा तभी आप पढ़िएगा, ठीक है? तो ये रहा ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ से मुझे और कुछ बातें करनी है, जल्दी से हम करते हैं, ठीक है? जो नीट के क्वेश्चन आता रहता है, तो एक एक करके हम वो सारी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं, ठीक है? इसमें से पहला पॉइंट लेते हैं। इस पूरी रिएक्शन में ये पूछा जाता है कि किस किस स्टेप पे, ये पहला पॉइंट है कि किस किस स्टेप पे काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है। तो बताएगा हर्ष किस किस स्टेप पे काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व हुआ है? पहले वाले पे हेक्सोकाइनेज, हाँ, उसके बाद तीसरे वाले पे हुआ था फॉस्फेट फ्रक्टोज काइनेज, हाँ उसके बाद और 10th वाले पे हुआ था काइनेज। क्या नाम था? एक मिनट, पायरुविक एसिड काइनेज। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। पायरुविक एसिड काइनेज, हाँ, जो कि एडीपी कन्वर्ट। तो एक सवाल तो ये पूछा जाता है प्रॉपर्ली एमटी में। अब जो दूसरा सवाल है, वो जो लोग एंजाइम पढ़े हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है? कुछ लोग को मैं एंजाइम आधा पढ़ा के छोड़ा हूँ, कुछ लोग कंप्लीट पढ़े हुए हैं, अलग अलग तरीके से मैंने पढ़ा है। तो जो आधा भी पढ़े हैं उनको भी बता रहा हूँ, जो पूरा पढ़े उनको भी, जो नहीं पढ़े उनको भी, सबको बता रहा हूँ। एक वर्ड पहले मैं आपको सिखाता हूँ वो क्या है, क्योंकि उससे सवाल आता है यहाँ पे। एक वर्ड होता है जिसका नाम है एलोस्टेरिक इनहिबिशन, सुनते चलिएगा, जिसका नाम होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब होता है कि सपोज कीजिए एंजाइम,
ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये एक एंजाइम है। जिनको एंजाइम पढ़ाया है वो समझ रहे होंगे, नहीं पढ़ाया है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप घबराइएगा मत बस। ये एंजाइम, ठीक है। और इसमें देखिए दो तरीके का साइट है, मैं एक साइट को कह रहा हूँ दिस इज एक्टिव साइट, एसी साइट, और इसको मैं कह रहा हूँ एलोस्टेरिक साइट, एल साइट, ठीक है। और मैं कहूंगा कि एक्टिव साइट पे बाइंड होता है सबस्ट्रेट, और यहाँ पे बाइंड होता है सबस्ट्रेट एनालॉग, सबस्ट्रेट एनालॉग मतलब सबस्ट्रेट से मिलता जुलता, सबस्ट्रेट नहीं, सबस्ट्रेट से मिलता जुलता, तो हो सकता है सबस्ट्रेट भी बाइंड कर दे, ये भी हो सकता है, ठीक है, सबस्ट्रेट एनालॉग या फिर सबस्ट्रेट। और एलोस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है इसमें? एलोस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एलोस्टेरिक साइट पर जुड़ने के बाद इस पूरी एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाना। जैसे ये अभी इस टाइप का डब्बा दिख रहा है तो इसमें इस टाइप का सबस्ट्रेट जुड़ सकता है, ठीक है। वैसे डब्बा डुब्बी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये बात आपको एंजाइम में बताते हैं, वहीं पे बताएंगे, ठीक है, यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं। अभी मान के चलिए कि ये डब्बा इसमें जुड़ सकता है, ये डब्बा इसमें नहीं जुड़ सकता है, ठीक है, फिलहाल ये याद रखिए आप भी। बाकी डब्बा डुब्बी कॉन्सेप्ट हम फर्जी बताते हैं एंजाइम में। हाँ, तो क्या है कि मान लीजिए डब्बा इसमें जुड़ सकता है, मतलब सबसे जुड़ सकता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, तो हेक्सोकाइनेज में क्या बाइंड होता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज यहाँ से क्या बन के निकलेगा? ग्लूकोज यहाँ से बन के निकलेगा, ये देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फेट जुड़ गया इसलिए। लेकिन अगर बाय चांस, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर बाय चांस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने एलोस्टेरिक साइड पे जाके जुड़ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है ये, तो इसको बोला सबस्ट्रेट एनालॉग, ठीक है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाके कहां जुड़ जाता है? एलोस्टेरिक साइट पे। तो उसकी वजह से पता है क्या होता है, इस पूरी एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, और ये जो इस तरीके का दिख रहा है ये इस तरीके का हो जाता है, ये इस तरीके का कुछ हो जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से। तो अब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड नहीं कर पाएगा। कुल मिला के इस एंजाइम के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से, इस एंजाइम के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गई, मतलब इनहिबिट हो गई। जीरो नहीं होती रेट ऑफ रिएक्शन, स्लो हो जाती है, मुश्किल से जुड़ेगा ये, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि और भी तो मॉलिक्यूल है एंजाइम के, हेक्सोकाइनेज एगो थोड़ी है, इसका चेंज हुआ तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सारे एंजाइम पे एक का टाइम जुड़ता है, ऐसा पॉसिबिलिटी थोड़ी है। कुछ एंजाइम पे जुड़ेंगे, कुछ बाकी रहेंगे, तो ओवरऑल सारे हेक्सोकाइनेज जो जा रहे थे वो सारे नहीं जा पाएंगे फर्स्ट स्टेप में। तो एंजाइम के कुछ एंजाइम के इनहिबिशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन का स्लो हो जाना, नॉट जीरो, जीरो नहीं होता, स्लो हो जाना, दिस इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। मतलब एलोस्टेरिक इनहिबिशन इज इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी due to binding of substrate analog at allosteric enzyme of allosteric site of that enzyme। लेकिन फर्स्ट स्टेप में जो इनहिबिशन है इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन। क्यों बोलते हैं? फीडबैक का मतलब होता है प्रोडक्ट। आप अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे, कोटा वगैरह में पढ़ते होंगे, तो वहां अगर कभी पढ़े होंगे या जो पढ़े हैं उनसे पूछिएगा, वहां क्या होता है ना, जब टेस्ट होता है ना, माइनर टेस्ट वगैरह, तो टेस्ट के दौरान आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करने का 3 घंटे दिया जाता है, ठीक है, 3 घंटे दिया जाता है टेस्ट पेपर सॉल्व करने का। लेकिन उससे पहले आपको 10 मिनट मिलता है, उसमें एक छोटा सा आपको क्वेश्चन मिलेगा, छोटा सा रहता है, छोटा सा ओमार मिलता है, 10 मिनट टाइम मिलता है। उस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, मतलब उस क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 मिनट रहता है, और 10 ओमार यहाँ पे रहते हैं, 4-4 ऑप्शन रहते हैं। वो फीडबैक पेपर होता है टीचर के लिए। जैसे मान लीजिए उस बैच में आपके लगभग 10 टीचर पढ़ा रहे हैं अलग अलग टॉपिक को, तो उन सारे टीचर के नाम से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा और 10 सवाल किया जाएगा। टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर क्लास में एंटरटेनमेंट कराते हैं कि नहीं कराते हैं, टीचर का कंटेंट कैसा है, फला टीचर प्रोफेशनल है कि नहीं है, टीचर क्या, मतलब 10 क्वेश्चन, और वो आप ओमार में भर देते हैं। और अब वो ओमार जाता है डिपार्टमेंट में, डिपॉजिट होता है, और वो डिपार्टमेंट अब उस फीडबैक के हिसाब से तय करता है कि इस टीचर को कितना प्रमोट किया जाए, और अगर प्रमोट करने लायक नहीं है तो कितना बैक किया जाए, इसका कितना सैलरी काटा जाए। या बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, 10 में पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो इस टीचर को और आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अगर टीचर का रेस्पॉन्स खराब आ गया तो बताइए वो टीचर खुद अपने ही वजह से बैक हो जाएगा कि नहीं जाएगा। एक्सेस में अगर वो टीचर कुछ भी करेगा तो वो बैक हो जाएगा। तो वो टीचर के खुद की वजह से या तो उसका क्या होगा, प्रमोशन हो जाएगा, या तो उसका क्या हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा, मतलब बैक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट खुद अपना कंसंट्रेशन इतना बढ़ा लेगा कि सेल के लिए हानिकारक हो। अब आज इसमें दिया था कि टीचर क्लास में हंसा के पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, हंसा के पढ़ाना चाहिए, बच्चे थोड़ा एंटरटेन होते तो क्लास को एंजॉय करते। अब वो टीचर पूरे क्लास को हंसाता ही है, तो बताइए क्या होगा, इसमें उसका फीडबैक निगेटिव ही जाएगा।
और उसमें दिया था कि टीचर प्रोफेशनल है कि नहीं है, तो उसमें टीचर को मिलजुल कर रहना चाहिए, प्रोफेशनल भी और बच्चों के साथ घुल मिल के भी। अब वो टीचर पूरा एकदम स्ट्रिक्ट रहता है तो वहां पे भी वो जाएगा। तो मतलब कोई भी चीज का अति बेकार है। तो अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बहुत ज्यादा हो गया तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने ही एंजाइम पर, ये टीचर अपने ही डिपार्टमेंट के द्वारा अपना ही डिवोशन करवा लिया अपने ही एक्टिविटी की वजह से। तो इस एंजाइम के द्वारा बने हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो प्रोडक्ट है इस एंजाइम के द्वारा रिएक्शन के, वो अपने ही एंजाइम के द्वारा अपने ही फॉर्मेशन को इनहिबिट करा ले तो उसको बोलते हैं एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन। आई थिंक इस एग्जांपल से सभी को समझ में आ गया होगा एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। एक बार यस कर दीजिए सभी लोग कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को कॉन्फ़िगरेशनल चेंज लाकर ऐसा इनहिबिशन करेगा जिसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन। क्योंकि प्रोडक्ट खुद किया इनहिबिशन तो फीडबैक इनहिबिशन। तो फर्स्ट स्टेप इज एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन। और अगर ये फर्स्ट स्टेप का रेट बढ़ेगा तो पूरी सेल रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा, इसका रेट घटेगा तो पूरी सेल रेस्पिरेशन का रेट घटेगा। यस और नो? सभी को समझ में आ गया ये बात? चलिए अब हम आगे बता रहे हैं आपको एक और बात। ये था एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन। दो पॉइंट बता दिए। तीसरा पॉइंट जो थर्ड स्टेप रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला थर्ड स्टेप रिएक्शन में जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये रहा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, सुनिएगा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। अब सुनिएगा क्या होता है। मान लिया जाए कि यहाँ पे ये एक्टिव साइट है उसका, ये क्या है पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है। पता है इसका सबस्ट्रेट क्या होता है? इसका सबस्ट्रेट होता है एडीपी। एडीपी एक मिनट इसका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है और अगर एटीपी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए, एक मिनट रुकिएगा बस एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक नहीं हुआ ना। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एटीपी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक। 1 सेकेंड रुकिए, कहीं पे मिस्टेक हुआ है। मैं तो थर्ड स्टेप के बारे में बताना चाह रहा था, मतलब कि गलत जा रहा था, इसलिए मुझे पहले ही आभास हो गया कि मैं गलत जा रहा हूँ। चलिए आइए सही तरीके से बताते हैं थर्ड स्टेप में क्या मुझे बताना है। थर्ड स्टेप में मुझे ये बताना है कि जो थर्ड स्टेप रिएक्शन है ना, ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है, पीएफके फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज का सबस्ट्रेट तो क्या होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब एक बात बताइए, अगर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनते हैं तो ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंटिन्यू कराते रहेगा, लिंक रिएक्शन चलते रहेगा, क्रेब्स साइकिल चलते रहेगा, और फाइनली क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो NADH2 बना है वो सब मिलके फाइनली एटीपी देता रहेगा। तो सुनिएगा, फाइनली पूरी इस एंजाइम की वजह से फाइनल प्रोडक्ट, पूरी रेस्पिरेशन की वजह से फाइनल प्रोडक्ट एटीपी होता है। अब सुनिएगा, यदि सेल में एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाए नॉर्मल कंसंट्रेशन के तुलना में, आपको सेल को नॉर्मली जो एटीपी चाहिए, नॉर्मल एटीपी कंसंट्रेशन, अगर नॉर्मल एटीपी कंसंट्रेशन के तुलना में अगर एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो अब इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर एटीपी बाइंड करने लगता है। अब अगर एटीपी बाइंड कर जाएगा तो क्या ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अब इस एंजाइम के साथ बाइंड कर सकता है? सॉरी एक्टिव साइट नहीं, एलोस्टेरिक साइट, ओह माय गॉड, यहां पर जाकर बाइंड करने लगेगा एटीपी। और अगर एटीपी यहां बाइंड कर जाएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आ जाएगा, ये रहा कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आ जाएगा। तो क्या अब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहां बाइंड कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अब अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहां बाइंड नहीं करेगा तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट नहीं बनेगा, लिंक रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल स्लो हो जाएगा, और एटीपी का कंसंट्रेशन, मतलब एटीपी का जो बनना था वो स्लो हो जाएगा, और एटीपी का जो कंसंट्रेशन बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर एटीपी का कंसंट्रेशन सेल में नॉर्मल है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर अगर सेल में एटीपी का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वही एटीपी जो फाइनल प्रोडक्ट होता था इसकी वजह से, फाइनल इमीडिएट नहीं, इमीडिएट प्रोडक्ट तो ये है, फाइनल प्रोडक्ट पूरी सेल रेस्पिरेशन का ये है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता था वो इनहिबिट कर रहा है। तो आप इसको कैसा इनहिबिशन कहेंगे? एलोस्टेरिक तो कहेंगे ही, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, एंजाइम का इनहिबिशन हो रहा है।
लेकिन फीडबैक इनहिबिशन नहीं कहेंगे क्योंकि उसका इमीडिएट प्रोडक्ट उसको इनहिबिट नहीं कर रहा है, तो इसको आप बस एलोस्टेरिक इनहिबिशन बोलेंगे। लेकिन अरे क्या हो गया, लेकिन आप इसको एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका इमीडिएट प्रोडक्ट उसको इनहिबिट नहीं कर रहा। तो इनहिबिट कौन कर रहा? एटीपी का हाई कंसंट्रेशन, मतलब एटीपी इतना ज्यादा हो जाए कि वो उसके एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड करे, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेज आएगा और फाइनली क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बाइंड नहीं कर पाएगा, सेल रेस्पिरेशन की रेट स्लो हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप जो था वो एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन शो कर रहा था, लेकिन थर्ड स्टेप जो है वो एलोस्टेरिक इनहिबिशन शो कर रहा है। तो बताइए क्या आप इस तरीके से फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप को रेट कंट्रोलिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो यही था मेरा दूसरा पॉइंट, कि दूसरा पॉइंट ये था कि फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप, क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन और एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन, इसमें क्या होता है एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसकी वजह से फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप रेट कंट्रोलिंग स्टेप कहलाता है। लेकिन अगर एक चूज करना हो रेट कंट्रोलिंग स्टेप कौन है, तो थर्ड स्टेप आप चूज करेंगे। बताते हैं क्यों। पूरी सेल रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एटीपी है, और एटीपी किसको इनहिबिट करता है? थर्ड स्टेप की थर्ड स्टेप, फर्स्ट थर्ड स्टेप। अगर एक चूज करना हो कि रेट कंट्रोलिंग स्टेप कौन है, तो थर्ड स्टेप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अगर वो बहुत चुनना हो तो फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि दोनों ही जगह क्या हो रहा है एंजाइम का इनहिबिशन हो रहा है। बाकी इसमें कोई भी एंजाइम एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है, इसीलिए बाकी कोई भी स्टेप पर एंजाइम इनहिबिशन शो नहीं कर रहा है। ये बात मैं एंजाइम इनहिबिशन में भी बताता हूँ, यहाँ पे भी बता दिया हूँ, इसका और भी बातें करेंगे एंजाइम इनहिबिशन में। तो अभी बस आप इतना याद रखेंगे कि एलोस्टेरिक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जो ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व होता है। और ये फर्स्ट और थर्ड स्टेप एंजाइम की वजह से, मतलब इनहिबिशन की वजह से ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस का रेट कंट्रोल होता है। और अगर ग्लाइकोलाइसिस का रेट बढ़ाया घटाया जाएगा तो आगे लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ और घट जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का है ना प्रोडक्ट लिंक रिएक्शन में जाता है और उसका ही प्रोडक्ट ना क्रेब्स साइकिल में जाता है। तो फाइनली अगर एक चूज करना पड़े तो थर्ड स्टेप को चूज करेंगे। बात हो तो आप दोनों को बोलेंगे रेट कंट्रोलिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इवन सेल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस आगे सेल रेस्पिरेशन के रेट को डिटरमाइन करेगा। बोले ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है? यस सर। अभी डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी और चलेगा 15-20 मिनट क्लास। इस मीटिंग के लिए हमारे पास 4 मिनट एक डाउट था। हाँ बोलो जल्दी बोलो। सर जो एंजाइम अफेक्टेड हो गया, हाँ वो मतलब रिवर्सिबल, सुने ना, इनहिबिशन 2 प्रकार का होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ये बात हम एंजाइम में पढ़ाते हैं, आपको वहां पे बता देंगे। अभी बस आप इतना याद रखिए कि इरिवर्सिबल चेंज है ये सब। बाद में जब जैसे कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अपने एलोस्टेरिक साइड से निकल जाएगा, मतलब कि रिवर्सिबल बाइंडिंग था, रिवर्सिबल बाइंडिंग था, तो फिर वो हेक्सोकाइनेज एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज में एटीपी अगर बाइंड कर गया, एटीपी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो एटीपी अपने एलोस्टेरिक साइड को छोड़ देगा और एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन रिगेन हो जाएगा। अच्छा डाउट था, मैंने बता दिया। ये जो इनहिबिशन है ये रिवर्सिबल है, कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं और इरिवर्सिबल वाले ग्लाइकोलाइसिस में नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं बता रहे, वो एंजाइम में ही हम बताते हैं। ओके, डाउट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब इसके आगे और भी बातें हम करेंगे और वो बात हम कहाँ करेंगे? नेक्स्ट मीटिंग में। तो जल्दी से नेक्स्ट मीटिंग हम लोग क्रिएट करते हैं। आप इतना पहले जल्दी से पढ़ लीजिए। इतना पॉइंट आप पढ़ कैसे लीजिएगा? इतना पॉइंट आप नोट्स में पढ़ सकते हैं। मैंने आपको नोट्स नहीं भेजा है ना, सुनिए, नोट्स में मैं आपको अभी नोट्स तुरंत भेज देता हूँ। नोट्स में आप पढ़ लेंगे, हेडिंग डाला हुआ एक जगह सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, तो उसके पहले जो भी है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के पहले तक आप एवरीथिंग पढ़ लीजिए। मैं नोट्स में भेज देता हूँ।